हेलो दोस्तों, आज की इस खास और भावनात्मक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अरविंद है। मेरी उम्र अभी 30 साल है और मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे सुंदर बच्चे भी हैं और मैं अपने परिवार से जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं मूल रूप से झारखंड के एक बहुत ही छोटे और शांत गाँव का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं रोजगार और नौकरी के सिलसिले में बिहार के एक शहर में आकर बसा हूँ और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। बचपन से ही मेरा स्वभाव बहुत अलग था। मैं स्वभाव से बहुत ही शर्मीला, शांत और संकोची किस्म का इंसान रहा हूँ। इतना शर्मीला कि मुझे किसी अनजान औरत या लड़की से बात करने में भी बहुत शर्म आती थी। मेरी छाती धड़कने लगती थी और होंठ सिल जाते थे। शादी से पहले भी मैंने कभी किसी लड़की से दिल खोलकर बात नहीं की थी। मुझे याद है कि एक बार मेरे एक खास दोस्त की चचेरी बहन ने मुझसे दोस्ती करने और बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने ही संकोच के मारे मना कर दिया था। मेरा मन तो बहुत होता था कि मैं भी दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों से बातें करूं, मजाक करूं, लेकिन मेरा शर्मीला स्वभाव मुझे रोक लेता था। हालांकि मैं आपको अपने दिल की एक बात बताऊं तो मेरा आकर्षण शुरुआत से ही अपनी उम्र की लड़कियों के बजाय भाभियों के प्रति ज्यादा रहा था। मुझे भाभियों का प्यार भरा और खुले मन का स्वभाव बहुत पसंद आता था। ये उस समय की बात है जब मैं बिहार में एक किराए के फ्लैट में अपने पूरे परिवार के साथ, यानी अपनी पत्नी पूजा, अपने दोनों बच्चों और अपनी बूढ़ी माँ के साथ बहुत खुशी से रहता था। शुरुआत में हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, क्योंकि कंपनी में मेरी नौकरी अच्छी थी और मैं हर महीने अच्छे पैसे कमा लेता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे। हकीकत में हुआ ये था कि गाँव में रहने वाली मेरी प्यारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें उम्र से जुड़ी कई बीमारियों ने घेर लिया था। जब गांव से खबर आई कि माँ जी की तबीयत बहुत नाजुक है, तब मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने पूरे परिवार के साथ तुरंत गांव वापस लौटना पड़ा। हम सब गांव पहुँचे। हम थोड़े दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक गांव में ही रहे और रात दिन एक करके अपनी माँ की सेवा टहल की। पूजा ने भी मेरी माँ की बहुत दिल से सेवा की। जब धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार आने लगा और वे खुद चलने फिरने लगी, तब मुझ पर नौकरी पर लौटने का दबाव बढ़ने लगा। लेकिन गाँव में भी माँ को संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। इसलिए लंबी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि पूजा और बच्चे अभी गांव में ही रहेंगे और माँ की सेवा करेंगे। मैं अकेला ही वापस बिहार अपनी नौकरी पर जाऊंगा। आखिरकार मैं अकेला ही बिहार वापस आ गया। इतने सालों बाद ये पहली बार था जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया था। खालीपन मुझे खाने दौड़ता था। शाम के समय फ्लैट पर वापस लौटते वक्त खाली घर देखकर मेरा मन भर आता था। पत्नी साथ न होने के कारण मेरी शारीरिक और मानसिक जरूरतें भी अधूरी रह जाती थीं। हर पुरुष की तरह मेरी भी कुछ इच्छाएं थीं जो पूरी नहीं हो पा रही थीं। अब मैं अंदर से बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था और सोचता था कि काश मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो मेरा ये अकेलापन दूर कर सके और मेरी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन मैं इतना शर्मीला था कि बाहर किसी से बात करने में भी मुझे बहुत शर्म आती थी। लेकिन मेरी एक खासियत थी कि मेरे परिवार की या मेरे रिश्तेदारियों की हर भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी पटती थी। भाभियों के साथ बात करने में मेरा संकोच थोड़ा कम हो जाता था। मैं जिस 4 मंजिला फ्लैट में रहता था, उसी के नीचे वाले फ्लोर पर, यानी तीसरी मंजिल पर, एक साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी निशा भाभी और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। शुरुआत में मेरी उन लोगों के साथ सीढ़ियों पर या नीचे कंपाउंड में कभी कभार हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन जब मुझे वहाँ रहते रहते 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तब उस परिवार के साथ हमारा बहुत ही गहरा और पारिवारिक रिश्ता बन गया था। हम कभी कभार त्योहारों पर साथ मिलकर लंच और डिनर करते थे और कभी वीकेंड में साथ घूमने भी जाते थे। वे साहब मुझ पर अंधा भरोसा करने लगे थे और वैसे भी मैं एक भरोसेमंद और भद्र पुरुष माना जाता था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। निशा भाभी भी मुझसे बहुत ही खुले मन से और सुंदर तरीके से बात करती थीं। मैं भी उनके साथ हंसी मजाक कर लेता था। जब साहब सुबह काम पर चले जाते और निशा भाभी को कभी अस्पताल जाना होता, सब्जियां या बाजार से घर का सामान लाना होता, तब साहब मुझसे ही कहते और भाभी मेरे साथ ही मेरी बाइक पर जाती थी। इस आने जाने के रास्ते में हम आपस में बहुत सारी बातें करते थे। धीरे धीरे मुझे निशा भाभी का खुशमिजाज स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। भाभी भी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। जब भी वे अपने घर में कोई स्पेशल पकवान या मिठाई बनाती, तो एक कटोरी में मेरे लिए भी खास ऊपर भेजती थीं। एक दिन की बात है, सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। मुझे सिर में तेज दर्द और बुखार जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया। सुबह के 10 बजे तक तो पूरे फ्लैट में शांति छा गई। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल जा चुकी थीं और भैया भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैं अपने खाली कमरे में बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो रहा था। तबीयत तो खराब थी ही, लेकिन अकेलापन ज्यादा सता रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहने से तो मन और भी खराब होगा, क्यों न नीचे निशा भाभी के पास जाकर ही थोड़ा समय बिताऊं। उनसे थोड़ी देर बातें करूंगा तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा
और मुझे घर या पूजा की उतनी याद भी नहीं आएगी। मैं नीचे गया और दरवाजा आधा खुला ही था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया। निशा भाभी रसोई में खड़ी होकर चाय नाश्ते के बर्तन साफ कर रही थी। मुझे अचानक अंदर आता देखकर वो हैरानी से बोली, अरे क्या हुआ देवर जी, आज आप ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने थोड़े धीमे स्वर में कहा। नहीं भाभी, आज सुबह से तबीयत थोड़ी खराब है, सिर भारी लग रहा है और आज तो घर की भी बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं भाभी, मैं अपने छोटे बच्चों के साथ खेल नहीं पाया हूँ और अपनी पत्नी पूजा को भी नहीं देख पाया हूँ। अकेलापन अब खाने को दौड़ता है। मैं निशा भाभी से दिल की बातें करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता था, इसीलिए मैंने अपने मन की बात कहते हुए कहा, भाभी आपको तो पता ही है कि हर पुरुष की एक शारीरिक और मानसिक जरूरत होती है। मेरी पत्नी भी महीनों से मेरे पास नहीं है। कभी कभी तो मन करता है कि पंछी बनकर उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। और इतना कहकर मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया। निशा भाभी मेरी तरफ देखती रहीं। उनके चेहरे पर एक गहरी सहानुभूति आ गई। वो बोली, बात तो आपकी 100% सच है देवर जी। मैं एक औरत हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ कि इतने महीनों से अकेले रहने पर आप पर क्या बीत रही होगी। पुरुष के लिए भी अकेले रहना आसान नहीं होता। आप एक काम कीजिए, सामने सोफे पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक बढ़िया अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पियेंगे तो आपका सिर भी हल्का हो जाएगा और अच्छा लगेगा। इतना कहकर भाभी गैस चालू करके चाय बनाने लगी। मैं सोफे पर बैठकर भाभी को देख रहा था। वो बड़े प्यार से मेरे लिए चाय उबाल रही थी। थोड़ी देर बाद वो रसोई के स्लैब से चीनी का डिब्बा लेने के लिए नीचे झुकी। उसी समय उनका साड़ी का पल्लू सरक गया। वो दृश्य देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरी तबीयत की थकान एक पल में गायब हो गई। उनके सुगठित शरीर की सुंदरता मेरी आंखों के सामने थी। मेरी नजर बार बार उनके उस रूप की ओर उठ जाती थी। भाभी कहने को तो चाय बना रही थी, लेकिन स्त्री की छठी इंद्रिय बहुत तीव्र होती है। उनका पूरा ध्यान मेरी एक एक हरकत पर था। मेरी आंखों का भाव और मेरी नजर कहाँ टिकी है, ये समझकर वो मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भाभी समझ गई थी कि मैं उनकी तरफ किस आकर्षण से देख रहा हूँ, और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें मेरा ये भाव पसंद आ रहा था। वो इसका विरोध नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी ट्रे में चाय का कप लेकर मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी होकर चाय देते हुए बोली, ये लीजिए देवर जी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अगर आप अपने हाथों से पिलाएंगी तभी पीऊंगा भाभी, वरना नहीं। ये सुनकर भाभी के गाल गुलाबी हो गए और हम दोनों जोर से हंस पड़े। भाभी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे वाह देवर जी, आप तो दिन ब दिन बहुत शैतान और चालाक होते जा रहे हैं। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अगर मेरी ये शैतानी आपको पसंद आ रही है तो मैं और भी शैतानियां करने के लिए तैयार हूँ भाभी। मेरी तबीयत वैसे भी खराब है, अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। मुझे भाभी के व्यवहार से समझ आ गया था कि उनके अंदर भी अकेलेपन की आग जल रही थी, लेकिन एक स्त्री होने के नाते वो ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए विरोध करने का नाटक कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो सोफे से चाय का खाली कप उठाने के लिए नीचे झुकी तो फिर से उनका पल्लू सरक कर नीचे गिर गया। अब तो मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था। मेरे अंदर की झिझक पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनका हाथ पकड़ा, उन्हें अपनी गोद में उठाया और सीधे अंदर के बेडरूम की तरफ ले गया। वहां मैंने उन्हें मन भरकर प्यार किया। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा नानू किया, लेकिन फिर वो भी मेरे प्यार में बह गईं। उस दिन मैंने उन्हें खुश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जब हम दोनों शांत हुए तब भाभी मेरी छाती पर सिर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे वाह देवर जी, आपकी पत्नी पूजा तो आपके साथ बहुत ही खुश रहती होगी। फिर भाभी की आवाज में एक गहरा दुख और उदासी आ गई। वो आह भरते हुए बोली, आपके भैया तो मेरी तरफ जरा भी ध्यान ही नहीं देते देवर जी। मैं इतने बड़े घर में बिना पानी के मछली की तरह तड़पती रहती हूँ, लेकिन उनका मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं होता। वो पूरा दिन नौकरी करते हैं, रात को घर आते हैं, मुंह धोकर खाना खाते हैं और मेरी तरफ देखे बिना चुपचाप सो जाते हैं। मैं रोज रात को उनके लिए अच्छी तरह तैयार होकर बैठी रहती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डालते। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इस घर की रसोइया बनकर रह गई हूँ। मैंने भाभी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब से मैं यही हूँ। आपको जो प्यार और सुख नहीं मिला वो सब मैं आपको दूंगा। इतना सुनते ही भाभी भावुक हो गईं और मुझे कसकर गले लगा लिया। बस उस दिन के बाद से हमारे बीच ये गुप्त सिलसिला रोज का बन गया। भैया के सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाने के बाद और लड़कियों के स्कूल चले जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए नीचे भाभी के घर चला जाता था। हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करते और समय बिताते। ये सब खत्म करके मैं दोपहर में अपनी नौकरी पर चला जाता था। कभी कभी भाभी के मन में डर का पापड़ सिकता था, डर सताता था। वो चिंतित होकर मुझसे पूछती, देवर जी, आप कभी भूलकर भी ये बात किसी से नहीं कहेंगे ना?
अगर आपके भैया को या समाज को पता चलेगा तो मेरा संसार उजड़ जाएगा। मैं हर बार उनका हाथ पकड़कर विश्वास दिलाता, भाभी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं एक बहुत ही इज्जतदार और भरोसेमंद इंसान हूँ। मैं औरतों की इज्जत की कद्र करता हूँ। मैं जान चली जाए तो भी आपको धोखा नहीं दूंगा। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ये गुप्त संबंध ऐसे ही कई हफ्तों तक चलता रहा और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है और कुदरत भी अन्याय नहीं सहती। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। गांव से खबर आई कि मेरी माँ की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है और उसी हफ्ते मेरी पत्नी पूजा मेरे दोनों बच्चों को लेकर बिहार मेरे फ्लैट पर वापस आ गई। पत्नी और बच्चों के वापस आने से घर में फिर से रौनक आ गई। पत्नी के आने के बाद मेरा ज्यादातर समय पूजा और बच्चों के साथ ही बीतने लगा। अब मैं भाभी को बहुत ही कम समय दे पाता था। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और मैं नीचे जा ही नहीं पाता था। लेकिन पूजा बहुत समझदार औरत थी। एक स्त्री अपनी पत्नी की नजर से पति के हाव भाव तुरंत पहचान लेती है। पूजा को धीरे धीरे शक होने लगा कि उसकी गैरहाजिरी में पक्का कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन और मेरा व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। एक रात पूजा ने मुझसे सीधा सवाल किया, क्या बात है, इतने महीने मैं दूर रही, क्या आपको मेरी और बच्चों की जरा भी याद नहीं आती थी? मैंने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पूजा, तू भी क्या बातें करती है? भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी पत्नी को याद न करूं? मुझे अंदर से पता था कि पूजा को मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं आया था, लेकिन मैं उस समय कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ पत्नी के आने के बाद मैं निशा भाभी के पास नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से मैं अंदर से भाभी को भी याद करने लगा था। एक दिन जब पूजा बच्चों को लेकर पास के पार्क में गई थी, तब मुझे मौका मिला और मैं नीचे भाभी के पास गया। मुझे देखकर भाभी के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वह बोली, अरे देवर जी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। जब से आपकी पत्नी पूजा वापस आई है, तब से आप तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हैं। अब मेरी याद नहीं आती? मैंने लाचार होकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, पूजा बहुत चालाक है। उसे मुझ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है और वो मेरी हर हरकत पर नजर रखती है। वो मुझे आपके पास नहीं आने देती। फिर भी मैं आज मुश्किल से समय निकालकर आपके पास आया हूँ। थोड़ी देर एक दूसरे का विरह बातों में व्यक्त करने के बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो गए। उसके बाद मैं जल्दी में कपड़े ठीक करके ऑफिस चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी और सीनाजोरी ज्यादा दिन नहीं चलती। उस दिन जल्दबाजी में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी के घर से निकलते समय उनके होठों की लिपस्टिक का एक छोटा सा दाग मेरी सफेद कमीज के कॉलर पर लग गया था, जिस पर मेरा जरा भी ध्यान नहीं रहा। शाम को जब मैं घर आया और कपड़े बदलकर फ्रेश होने गया, तब पूजा कपड़े धोने के लिए मेरी कमीज उठा रही थी। अचानक उसकी नजर कॉलर पर पड़े लिपस्टिक के दाग पर पड़ी। बस अब तो उसका शक 100% पक्के विश्वास में बदल चुका था। वो कमीज लेकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से गुस्से के अंगारे छूट रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे पहले से ही शक था। मुझे पता ही था कि मेरी गैरहाजिरी में आपका उस नीचे रहने वाली डायन के साथ ही चक्कर चल रहा है। आपने मुझे धोखा दिया है। मैं अभी के अभी नीचे जाती हूँ और भैया को ये कमीज दिखाकर सब बता देती हूँ। आज तो मैं आप दोनों का पूरी सोसाइटी के सामने पर्दाफाश करूंगी। उसका ये रौद्र रूप देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी इज्जत, मेरा संसार, सब कुछ दांव पर लग गया था। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, पूजा प्लीज तू ऐसा कुछ मत कर, हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अब कभी उनसे बात नहीं करूंगा। पूजा इतने अत्यधिक गुस्से और दुख में थी कि वो कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते रोते बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैं गांव में रात दिन एक करके आपकी वृद्ध माताजी की सेवा कर रही थी। आपके बच्चों को अकेले संभालकर उनका पालन पोषण कर रही थी और आप यहाँ शहर में अकेले मजा कर रहे थे और मुझे धोखा दे रहे थे। क्या ये शारीरिक जरूरतें आपके लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि आपने अपनी पवित्र पत्नी को ही छल दिया? उसने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, अरे अगर मैं एक औरत होकर इतने महीनों तक आपके बिना अकेली रह सकती हूँ, आपके प्यार के बिना चला सकती हूँ, तो आप एक पुरुष होकर कुछ महीने क्यों नहीं रह सके? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपने मासूम बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा? अगर फिर भी आपको उस औरत से इतना ही प्यार है और वही आपको प्यारी लगती है, तो मुझे साफ साफ कह दीजिए। मैं इसी पल ये घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी और आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। पूजा की आवाज में एक नारी का जलता हुआ सत्य था। वो आंखों में आक्रोश के साथ बोली, सुन लीजिए, एक औरत दुनिया का चाहे जितना दुख सह ले, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। अगर आपको मेरे और बच्चों के साथ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं गांव चली जाऊंगी और वहीं रहकर माताजी की सेवा करूंगी।
पूजा के एक एक शब्द ने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया। मेरी आंखों के सामने से मोह माया का पर्दा हट गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने केवल क्षणिक सुख और वासना के लिए अपनी उस पत्नी का दिल दुखाया है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे और मेरे परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। मेरा पछतावा आंसू बनकर मेरी आंखों से बहने लगा। मैं पूजा के पैरों में बैठ गया, उसके पैर पकड़ लिए और सिसकियां लेते हुए बोला, मुझे माफ कर दे पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं वासना में अंधा हो गया था, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ, आगे से मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। तू और हमारे बच्चे ही मेरी असली दुनिया हो। अगर तू चली जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। पूजा ने मेरी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। एक सती पत्नी का दिल पिघल गया। उसने मुझे उठाया और मुझे माफ कर दिया। उस दिन के बाद मैंने अपने मन पर कड़ा काबू पा लिया। मैं कभी अकेला निशा भाभी के घर नहीं गया। दूसरे ही दिन मैंने भाभी को फोन करके सारी बात साफ कह दी कि मेरी पत्नी को सब पता चल गया है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने उनसे भी अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। उस दिन के बाद मैंने अपना पूरा रास्ता सुधार लिया। आज मैं अपनी पत्नी पूजा और अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश और प्यार भरी जिंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्षणिक जरूरतों और वासना के लिए कभी अपने पवित्र रिश्तों और परिवार का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तीनों भाग की कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी भावनात्मक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।